A very good morning to you all. How are you today? Fine? बच्चों, every morning tells us that every end is a new beginning. We can't see the sun in the night, but in the next morning it comes with the same brightness, with the same shining. So start your day with a beautiful smile and creative ideas. So welcome to the sociology class. And today we continue the same chapter number 8, social movement. Revision work is going on, and yesterday we will revise the topics: what is social movement, its features, its types, the difference between social change and social movement, and sociology and social movement. And today we revise the topics: theories of social movement, difference between old and new movement, types of movements, and movements after independence. Okay? Firstly, we will revise the theory of social movements. Our first theory is theory of relative deprivation. The development of the concept of relative deprivation is often attributed to American sociologist Robert K. Merton in 1960, whose study on American soldiers during World War II revealed that soldiers in the military police were far less satisfied with their opportunities of promotion. As defined by sociologists and political scientists, relative deprivation theory suggests that people who feel that they are being deprived of something considered essential in the society, like money, rights और status. देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ये है, इसके पास सब है, मनी है ना, पावर है, और क्या है, स्टेटस भी समाज में इसका अच्छा है. लेकिन एक व्यक्ति ये है, इसके पास ना तो पावर है, ना मनी है, ना ही सोशली स्टेटस इसका अच्छा है ना. ये ऐसे व्यक्ति समाज में, ऐसे व्यक्ति भी काफी संख्या में होते हैं समाज में. लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है, वो भी जब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना तो पावर है, ना मनी है, ना स्टेटस है समाज में, तो वो भी उनके जैसे व्यक्ति भी, जब उनको ऐसा फील होता है तो उनके जैसे व्यक्ति भी उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, है ना. और सभी के जब इतने सारे उनके इतने सारे लोग हो गए जिनके एक ही, और सोशल मूवमेंट जो है उसका क्या मतलब है, कलेक्टिव एक्शन. इतने सारे लोग जब एक साथ ही मिल गए हैं, उनको लग रहा है कि हमारे साथ हम डिप्राइव्ड हैं, हमें जो हमारी समाज में स्थिति होनी चाहिए या जो बेसिक नीड्स हैं वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ आके किसी सोशल मतलब एक मूवमेंट करते हैं, जो उनकी समस्या है उसका निवारण उससे हो सके. डेप्रिवेशन मीन्स किसी चीज से वंचित होना या फिर. However, this theory states that when a particular group is deprived by any basic necessity, it will lead to a social movement. The basis of this theory is that the individual. ये थ्योरी क्या कहती है कि जब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को किसी जो उनकी बेसिक नीड्स है, नेसेसिटीज हैं, उनसे भी अगर वंचित रखा जाता है तो क्या लीड करता है, वो सोशल मूवमेंट को लीड करता है. और ये इसका बेसिस इंडिविजुअल है. अनहैप्पी विद सिचुएशन, जब लोग अपनी सिचुएशन से अनहैप्पी होते हैं, हैज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर विच कन्विंस देम दैट दे आर डिप्राइव्ड. और उनके अंदर साइकोलॉजिकली बैठ जाता है कि ये लोग, इनको मतलब इस चीजों से वंचित रखा जा रहा है, समाज में कुछ चीजों से वंचित रखा जा रहा है. तो ये चीजें, इसी थॉट को लेकर जब और लोग जो हैं उनके साथ मिलते हैं, तो ये किसको लीड करते हैं, सोशल मूवमेंट को लीड करते हैं. ये इंडियन पर्सपेक्टिव में हम दलित मूवमेंट को इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जो दलित थे हमारे कंट्री में, वो इतने ज्यादा उनको डिप्राइव्ड रखा गया था चीजों से. क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन किसको लेके, कास्ट को लेके स्ट्रेटिफिकेशन है हमारी सोसाइटी में. और किसको सबसे ज्यादा, और किसका सिद्धांत चलता है स्ट्रेटिफिकेशन में, प्योरिटी और पोल्यूशन का सिद्धांत चलता है हमारे यहाँ. प्योरिटी कौन है, जो ब्राह्मण्स है, दे आर प्योर. एंड जो पोल्यूशन में कौन जाते हैं, सबसे जो निम्न जाति, जिसे वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न जाति रखा हुआ है ना, यानी कि हम कह सकते हैं दलित. इन एंशिएंट टाइम दे वर अनटचेबल इन द सोसाइटी. और
इनको सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, गांव के अंदर इनको प्रवेश इनका वर्जित था, इनको शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इनको मंदिर में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो लोग थे, इनकी स्थिति समाज में बहुत ही खराब थी, है ना। तो बाद में कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इनकी स्थिति को सही करने के लिए कुछ मूवमेंट्स चलाए, जैसे कि ज्योतिबा फूले थे और पेरियार थे, बहुत सारे ऐसे वो हुए। और जो गांधी जी थे, उन्होंने भी इनको हरिजन करके नाम दिया था। जो गांधी जी थे, उन्होंने भी इनके लिए काफी कुछ किया। तो ये सोशल मूवमेंट्स, ये जो लोग थे, दलित लोग, इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए जिनको कि समाज में डिप्राइव्ड रखा गया था, है ना। यही तो सोशल मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंस है कि सोशल मूवमेंट होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करके फिर वो सोशल मूवमेंट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एम होता है, एम पूरा हो गया, सोशल मूवमेंट खत्म हो गया। ओके। और इससे ये जो हमारी डेप्रिवेशन थ्योरी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। These are the limitations of deprivation theory. Every deprivation should not or will not lead to a social movement. हर एक तरीके का क्या कहते हैं डेप्रिवेशन को हम सोशल मूवमेंट तो नहीं, किसी भी तरीके के डेप्रिवेशन को लेकर सोशल मूवमेंट तो नहीं किया जा सकता। आप कोई कहने लगे कि भाई इनके पास तो, मेरे जो नेबर है उसके पास तो कार है, मेरे पास कार नहीं है, चलो इसके लिए एक आंदोलन किया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हर कोई डेप्रिवेशन एक सोशल मूवमेंट नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये जो है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, इस थ्योरी को। Deprivation is not enough for a social movement. Only deprivation is not enough for the social movement. केवल हम ये नहीं कह सकते कि ये वंचित हैं इसीलिए, सिर्फ हमको देखना पड़ेगा, ये देखना होता है कि और क्या प्रॉब्लम्स, क्या सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर हमें कि ये चीज है अब समाज में रखने योग्य ही नहीं है, उनको लेकर ही तो मूवमेंट्स किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, मैनी अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। अभी मैंने आपको बोला कि यही है ना कि डेप्रिवेशन ही ओनली एक सिंगल फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको लेकर एक सोशल मूवमेंट किया, क्योंकि एक सोशल मूवमेंट करना एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टेप होता है उठाना। तो इसके लिए और भी जो फैक्टर्स हैं वो जरूरी होते हैं। एक डेप्रिवेशन इज नॉट मतलब वही एक जरूरी नहीं है, ठीक है। Our second theory is theory of collective action. The logic of collective action given by Olson, who states that every individual who is part of a social movement have a self-interest. As soon as their self-interest is fulfilled, they leave the social movement. ये किस पर आधारित है? ये है अपने इंटरेस्ट पे। ये जो थ्योरी है जो ऑल्सन ने दी है, ये अपने इंटरेस्ट पे आधारित है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके जो इंटरेस्ट उस मूवमेंट के साथ मैच हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इट इज बेनिफिशियल टू यू, तो आप उस मतलब उसके साथ जुड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, है ना। Every individual who is part of a social movement have a self interest. उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। As soon as their self interest is fulfilled, अगर सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, they leave the social movement. उनका मतलब वो हो गया। जैसे कि हम अन्ना हजारे का कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं इस चीज को लेके, कुछ लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट पूरे हुए थे उसको, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया था, है ना। The basic of their theory is humans' rational thinking. Why should I be part of a social movement if I don't benefit? और जो लोग इसका, ये लोगों की रैशनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। ये जो थ्योरी है, ये लोगों की रैशनल थिंकिंग पर डिपेंड करती है कि भाई अगर हमें इंटरेस्ट है, हमारी चीजें हमें बेनिफिट हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, तो हमें ये करना है। और अगर ज्वाइन करना है, अगर नहीं हो रहे हैं, तो वाई आई ज्वाइन इट, है ना। तो मैं क्यों ज्वाइन करूं? तो ये इस पे डिपेंड करती है थ्योरी। अवर थर्ड थ्योरी इज थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन. This theory is given by McCarthy and Zeller. They said everyone in a social movement need not have self-interest. They said that भाई ऐसा जरूरी नहीं होता कि सब लोग
अब जो किसी मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि वो अपने इंटरेस्ट से ही जुड़ते हैं, है ना। ये वो जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट जो था हमारा, उसमें लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं थे ना, सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट, वो तो एक उसके लिए था हमारे, कि हमें ये देश हित की भावना के लिए वो एक साथ जुड़े थे, ठीक है। दे सेड सोशल मूवमेंट इज सक्सेसफुल इफ वन इज एबल टू मोबिलाइज रिसोर्सेज लाइक पीपल, good leaders, economic resources, political support. Anna Hazare 2011 did not have self-interest. वो जो मैकार्थी और ड्रेलिड है, ये क्या कहते हैं कि सोशल मूवमेंट जब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब को मतलब ये वो किस चीज के लिए एबल हो, सोशल मूवमेंट जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करने में। और रिसोर्सेज कौन सी है? पीपल। सबसे पहले तो किसी भी सोशल मूवमेंट को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पीपल की। जब पीपल ही नहीं होंगे तो मूवमेंट किस चीज का होगा, है ना। फिर गुड लीडर, हम कि एक अच्छे सोशल मूवमेंट के लिए एक गुड लीडर का होना अनिवार्य है, जरूरी है। ये इसकी सबसे, ये कोई भी जो सोशल मूवमेंट है उसकी सफलता पर निर्भर करता है कि अगर कोई गुड लीडर है तो उतना ही सफल वो क्या होगा, वो जो सोशल मूवमेंट है वो होगा। आपने महेंद्र सिंह टिकैत का नाम सुना होगा, किसानों के लीडर थे वो, जो फार्मर्स के मूवमेंट्स होते थे उनमें उनका सबसे अग्रणी नाम है। तो महेंद्र सिंह जो टिकैत थे, उनकी बात सरकार टाल नहीं सकती थी, है ना। और जो महात्मा गांधी है वो भी एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे, है ना। और सेकंड और अगला क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स होनी चाहिए। किसी भी मूवमेंट को चलाने के इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं हो, इकोनॉमिक से आप मतलब जो मूवमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी तो कैसे मूवमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक सोशल मूवमेंट को चलाने के लिए चाहिए होती है ना। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट, किसी भी सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, सो पॉलिटिकल जो सपोर्ट है उसकी भी नीड होती है। ये मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये जरूरी है, इसके बिना सोशल मूवमेंट होगा ही नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिकल सपोर्ट है तो इट इज गुड, है ना। अन्ना हजारे 2011 डिड नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट। और अन्ना हजारे ने जो लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो 2011 में क्या किया था, सोशल मूवमेंट किया था, उसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था। तो हम एक तो इसका ये एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम फ्रीडम स्ट्रगल का भी दे सकते हैं, ठीक है। This theory also has some limitations. According to sociologists, people can create resources. They don't have to mobilize them. A social movement need not depend on existing resources. New identities, new resources, etc. are crafted. For example, freedom struggle, no money, political power, but generated resources in manpower, good leader, etc. Sociologist argues that this theory fails to explain how two groups with limited resources can succeed in bringing social change. And people only can create the resources, they don't mobilize the resources, है ना। और मतलब जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनको न्यू रिसोर्स को क्रिएट करना चाहिए, है ना। और साथ साथ उन्होंने हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो थी हमारी, उसमें हमारे पास मनी बहुत ही कम था और पॉलिटिकल पावर भी ना के बराबर थी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बनाई हुई थी वही थी, और जो जिनको इतने ज्यादा पावर्स जिनके पास नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज ही उस टाइम पे पावर में थे, और वो इंडिया के जो मूवमेंट्स थे उनके टोटली विरुद्ध थे, तो उनके पास ऐसा पॉलिटिकल पावर भी नहीं था, है ना। लेकिन उन्होंने जो पावर थी वो कहाँ से जनरेट की? मैन पावर से। लोगों का जो सामूहिक रूप से जो लोग एक साथ आए और एक देश हित की भावना के साथ, उनके जो उनका विश्वास था, या फिर हम कह सकते हैं जो एक मैन पावर थी, उसके बलबूते पर हमने किस चीज को हासिल किया? अपनी फ्रीडम। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, नेसेसरी इज टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज, है ना, create new identity. Okay, now the old movement and new movement. What is the difference between old movement and new movement?
पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी ओल्ड मूवमेंट्स थे वो सब पहले पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली होते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अधीन था, है ना। तो क्या था कि मोस्ट हैव लिंक्स विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल, मोस्ट हैव लिंक्स विद पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत जो जितने भी पहले सोशल मूवमेंट्स हुआ करते थे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज से वो होते थे, प्रभावित थे, है ना। जैसे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, पॉलिटिकल जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसकी के साथ थी, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ थी, फ्रीडम मूवमेंट के साथ थी, है ना। न्यू मूवमेंट डू नॉट हैव लिंक्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, मे समटाइम्स अपोज द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स मूवमेंट। लेकिन जो न्यू मूवमेंट है वो सोशल इश्यूज को लेकर है ना, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर है, सोशल इश्यूज को लेकर है। जरूरी नहीं है उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ही होते हैं। अब मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल अगर दूं तो एनआरसी के विरुद्ध अभी जो वो चल रहा था ये सब धरनेबाजी, वो देखो पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध ही तो थी ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इस समय जो वो है मूवमेंट्स चलते हैं, ये न्यू मूवमेंट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना होकर उसके विरुद्ध ज्यादातर होते हैं, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है। इन ओल्ड मूवमेंट्स मेन एम सॉ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पावर रिलेशनशिप। जो ओल्ड मूवमेंट्स थे उसमें ज्यादातर पावर को प्राप्त करने के लिए, जो मूवमेंट्स थे वो ज्यादातर पावर को प्राप्त करने के लिए किए जाते थे, है ना, या फिर जो पावर थी उसको चेंज करने के लिए किया जाते थे। जैसे कि दोबारा से मैं ये कहूंगी कि फ्रीडम मूवमेंट मेन एम एट द सोशल इश्यूज, नो चेंज इन पावर रिलेशनशिप। जो अब के कह सकते हैं हम जो न्यू मूवमेंट्स है उनका एम क्या है, टू चेंज, वो सोशल इश्यूज को चेंज करना चाहते हैं, ना कि पावर। जो गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं करना चाहते, पावर को चेंज नहीं करना चाहते। वो किस चीज को चेंज करना चाहते हैं, वो सोशल इश्यूज जो है उनको चेंज करना चाहते हैं, है ना। यूजुअली टू डू विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो ओल्ड मूवमेंट्स थे वो किस चीज को लेके थे, इकोनॉमिक या इनइक्वालिटी को। इकोनॉमिक को क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर था उस टाइम पे इंडिया, तो इकोनॉमिकली थे ज्यादातर जो मूवमेंट्स थे, और इनइक्वालिटी उस टाइम पे अपने चरम पे थी, तो इसलिए इनइक्वालिटी को लेकर थे। और न्यू मूवमेंट्स इन्वॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी। इसमें कौन कौन से इशू है, इसमें सभी इशू है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, कल्चरल इनइक्वालिटी भी है। सभी तरह की इनइक्वालिटी को लेकर ये न्यू मूवमेंट्स है। सभी मुद्दों पर जो है जो मूवमेंट्स करते हैं सभी मुद्दों पर, न्यू मूवमेंट्स के अंदर सभी मुद्दे आते हैं। कौन कौन से, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, पॉलिटिकल भी और कल्चरल इनइक्वालिटी भी। और लेकिन जो ओल्ड मूवमेंट्स थे उसमें ज्यादातर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर ही मूवमेंट्स किए जाते थे, ठीक है। इन ओल्ड मूवमेंट usually concerned with the lower or depressed class like women and dalits, for example आर्य समाज। जो ओल्ड मूवमेंट्स थे वो ज्यादातर किस चीज को लेकर के, डिप्रेस पीपल के लिए, या फिर वुमन को लेकर, या फिर जैसे सती प्रथा को कह सकते हैं हम, है ना। और आर्य समाज वो दलित्स को लेकर जितने भी मूवमेंट्स किए जाते हैं ओल्ड मूवमेंट के अंदर आते हैं वो, है ना। मतलब जो पहले ज्यादातर किए जाते थे, जो वो दलित की स्थिति जब ज्यादा खराब थी, जो जितने भी मूवमेंट्स किए गए वो दलित को लेकर या फिर वुमन को लेकर, क्योंकि वुमन को भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी उनके ऊपर, है ना। टू डू विद ऑल क्लासेस एंड ऑल कास्ट, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स। और न्यू मूवमेंट्स जो है वो सभी चीजों को लेकर वो किए जाते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम को लेकर कह सकते हैं हम, या फिर वर्कर्स मूवमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये नए मुद्दे हैं। ये पहले टाइम पे नहीं थे, ये नए मुद्दे हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट आफ्टर डेमोक्रेसी, जो ट्राइब्स के जो जितने भी नियम बनाए गए उनको कुछ नियम जो है वो ट्राइब्स को मतलब सुटेबल नहीं है, तो उनको लेकर उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट्स जो किए हैं वो हैं, या वर्कर्स के मूवमेंट्स हैं, वो सब न्यू मूवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। नाउ इकोलॉजिकल मूवमेंट, एनी मूवमेंट टू डू विद द एनवायरमेंट इज, जो कोई भी ऐसा मूवमेंट जो कि एनवायरमेंट की हम कह सकते हैं एनवायरमेंट को लेकर किया जाता है, एनवायरमेंट की सुरक्षा को लेकर किया जाता है, वो सब कुछ इकोलॉजिकल मूवमेंट में आता है। इट इज अ न्यू प्रॉब्लम, इट
इट इज अ न्यू प्रॉब्लम कह सकते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हम, ये है ना. इट वॉज नॉट देयर इन द पास्ट में. ये ओल्ड मूवमेंट में क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये पास्ट में नहीं थी, ये नई प्रॉब्लम है ना. Have come up in the last 2-3 decades. चिपको मूवमेंट इट इफेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स. ये 2 और 3 डिकेड से ही प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, और चिपको मूवमेंट इसका एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं, जिसने कि सभी एस्पेक्ट्स को सोसाइटी में इफेक्ट किया था, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी. इकोनॉमिकली कैसे किया? व्हेन कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम सिटीज केम टू कट डाउन द ट्रीज, द वुमन एंड चिल्ड्रन वेंट एंड हग्ड द ट्रीज, रीजन बीइंग दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर दियर लाइवलीहुड, ग्रेजिंग फूडर, फायरवुड, फूड एंड गैदरिंग. जब कॉन्ट्रैक्टर्स गए काटने के लिए पेड़ वहां पे, तो जो चिल्ड्रन थे या फिर जो वुमन थी वो पेड़ से चिपक गए और उन्होंने पेड़ काटने नहीं दी. क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ जो है उनसे ही उनको क्या क्या मिलता है, उनके लाइवलीहुड जो चलता है उन्हीं से चलता है. उनको उनके जो पशु हैं उनको खाने के लिए चारा, या फिर जलाने के लिए, कुकिंग के लिए लकड़ियां, फूड वगैरह, काफी सारी चीजें जो वहां के रहने वाले निवासी थे उनको पेड़ों से ही मिलती थी, और उन्हीं को काटा जा रहा था. ये इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत ज्यादा खराब था. तो इसीलिए जो पेड़ काटने के लिए लोगों ने ये चिपको मूवमेंट चलाया. Politically, villagers were unhappy that politicians sitting in the cities were dictating their terms. In the new politicians were not concerned about their livelihood. Villagers जो थे वहाँ के politicians से unhappy थे. क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो किस तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ सिटी में बैठे बैठे उनको डिक्टेट करते, उनके लिए उनको डिक्टेट किया जाता था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या उनके लिए पॉलिसीज, वहाँ जो पहाड़ी इलाके पे जो लोग रहते थे उनको उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती थी. तो वो जो विलेजर्स थे वहाँ के अनहैप्पी नहीं थे. उनको वो ये कहते थे कि वो हमारी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, किस तरीके से हम अपना गुजारा करते हैं, किस तरीके से अपना काम चलाते हैं, उनको क्या पता. लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे हैं. तो जो वहाँ के लोग थे वो काफी इस चीज को लेकर उनमें रोष था. तो इन सब चीजों को मिलकर जो चिपको मूवमेंट था वो शुरू हुआ. It became popular. Mass media was important in spreading the news, and people started their own movements in their own states. और इस मूवमेंट्स को, जो चिपको मूवमेंट्स था, उसको मास मीडिया के थ्रू और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली. मास मीडिया ने इसको फैलाने में और भी ज्यादा अच्छी भूमिका निभाई, जिससे लोगों ने इससे जुड़े हुए और भी मूवमेंट्स अपने अपने स्टेट्स में शुरू कर दिए. Now the class-based movement. For example, peasant movement. Peasant movement में भी प्री-colonial, जो कि colonial रूल से पहले के मूवमेंट्स थे. पहले जितने भी मूवमेंट्स किए गए, देयर वर मूवमेंट्स बट दे वर नॉट लोकलाइज, सो वी डिड नॉट नो अबाउट देम एज पीजेंट्स वर टू scared to form their own movements. They were poor and could not mobilize people. जितने भी मूवमेंट्स किए गए वो सब लोकलाइज थे. लोग डरते थे सामूहिक रूप से जमा होने में, सामूहिक रूप से अपने मूवमेंट को, जो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को लेकर आवाज उठाने के प्रति लोग डरते थे. लोगों को मोबिलाइज करने में डरते थे, क्योंकि वो पुअर थे और उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे. ठीक है. कॉलोनियल रूल में 19th सेंचुरी में सम रिवॉल्ट्स डिड बिकम क्वाइट पॉपुलर. कुछ रिवॉल्ट्स हुए कॉलोनियल रूल टाइम पे, जो 19th सेंचुरी में, जो कि काफी फेमस हुए. उनमें से कौन सा है? बंगाल रिवॉल्ट है. इंडिगो प्लांटेशंस बाय गांधी जी ड्यूरिंग 1970-1920 व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ही ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया हेल्पिंग पीपल. इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट हुआ किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में. 1970 से लेकर 1920 के बीच तक ये चलता रहा. और साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी वहां से वापस आए थे तो ये मूवमेंट ने और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली. ये क्या था मैं आपको बताती हूँ. इसमें क्या था कि नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करने के लिए लोगों को बहुत मजबूर किया जाता था. जो वहां की सरकार थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, वो लोगों को नील के उत्पादन के लिए मजबूर करती थी, जिसके लिए उनको वेजेस बहुत कम होते थे. लेकिन इसका उत्पादन से जो सरकार थी उसको काफी फायदा होता था, है ना. तो लोगों को ये इसके लिए मजबूर किया जाता था. और
क्योंकि ये जो नील की खेती थी इसके बाद दूसरी फसल लगनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते थे, लेकिन इनको ये करने के लिए मजबूर किया जाता था। देयर वर इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? चंपारण, उसी टाइम के चंपारण और बारडोली। 1920 देयर वर अ लॉट ऑफ रिवॉल्ट्स टू डू विद फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड ऑल इंडिया किसान सभा। 1920 में और भी बहुत सारे फेमस रिवॉल्ट्स हुए जो कि फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे या फिर किसान सभा से रिलेटेड। नाउ द कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, they are different from other movements as they were fighting for self respect and dignity। ये मूवमेंट्स अदर मूवमेंट से अलग क्यों थे? क्योंकि ये फाइट कर रहे थे किस चीज के लिए? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए। इट इज अ स्ट्रगल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द स्पेस फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट हैज बीन कॉल्ड अ स्ट्रगल फॉर टू बी टच्ड, क्योंकि ये अनटच्ड लोगों के द्वारा, जो कि जिनको अनटचेबल कहा जाता था, उनके द्वारा की गई स्ट्रगल थी। दलित जो लोग थे उनके, they wanted to be touched। it was not only dalits fighting but also some brahmins and गांधी जी। ये केवल दलित लोगों की अकेले की फाइटिंग नहीं थी, लेकिन इनके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए थे। गांधी जी भी जुड़े हुए थे, कुछ ब्राह्मण्स लोग थे वो भी जुड़े हुए थे, है ना। it was a struggle against discrimination। the concept of untouchability was to be abolished। ये जो भेदभाव था उसके प्रति एक स्ट्रगल थी। और किसके प्रति? इसमें वो क्या चाहते थे? वो जो अनटचेबिलिटी की जो एक समस्या को वो बहुत सालों से, बहुत मतलब दशकों से कह सकते हैं कि हम झेलते हुए आ रहे थे, अब वो उससे निजात पाना चाहते थे, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किए गए। कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी हैड कनेक्शंस विद डेस्टिनी एंड पॉल्यूशन प्योरिटी। और जो ये कॉन्सेप्ट था जो हमारी कास्ट सिस्टम में है, स्ट्रेटिफिकेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, कौन सा? प्योरिटी एंड पोल्यूशन का। वो क्या है? वो तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ऊंची कास्ट है या लाइक ब्राह्मण्स दे आर प्योर, एंड जो नीची कास्ट है लाइक दलित्स दे आर पोल्यूटेड, है ना। तो वो इस सब चीजों से निजात पाना चाहते थे। दलित मूवमेंट टुक प्लेस ऑल ओवर इंडिया एंड ईच दलित मूवमेंट हैड अ डिफरेंट इशू, एजेंडा, वेज, एम्प्लॉयमेंट, बट दे ऑल्सो फॉट फॉर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दलित मूवमेंट इंडिया में अलग अलग जगहों पर हो रहे थे, सबके अपने अलग अलग इश्यूज थे, सबके अपने अलग अलग एजेंडे थे, है ना। अलग अलग एजेंडे में क्या थे? वेजेस थे, क्योंकि इन लोगों को कहीं सुनी तो इनकी पहले से जाती नहीं थी, तो फिर वेजेस भी अगर ये वर्क करते थे तो कुछ इनसे वर्क कराया जाता तो उसके लिए इससे सारे खराब ही काम कराए जाते तो उनके लिए वेजेस भी बहुत कम दिए जाते थे, और इनके पास वर्क भी नहीं होता था, बेरोजगार थे। इनसे सारे मतलब जो वैसे काम थे, छोटे काम ही लिए जाते थे सारे, तो एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या थी इनकी। तो वेजेस को लेकर भी थी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी थी, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी समस्या थी वो कौन सी थी? वो थी सेल्फ डिग्निटी की, वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो इन चीजों को लेकर जो दलित मूवमेंट्स थे वो ऑल ओवर इंडिया में, कौन कौन से मूवमेंट्स थे? वो सतनामी मूवमेंट इन चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, माहर मूवमेंट इन महाराष्ट्र और आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब। ये सारे मूवमेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जो दलित मूवमेंट्स हैं, दलित मूवमेंट थे, ऑल ओवर इंडिया में उस टाइम पर चल रहे थे, ठीक है। दलित मूवमेंट्स कुड बी इग्नोर्ड इन द पास्ट, बट नाउ ड्यू टू मीडिया दलित लिटरेचर बिकम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज पोएम्स, ड्रामाज, सॉन्ग्स, स्टोरीज अबाउट दियर लाइफ्स एंड सफरिंग्स। दलित मूवमेंट्स को पास्ट में बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता था, क्योंकि इनको मतलब इनकी कहीं पर इतनी ज्यादा मतलब चलती नहीं थी, तो इनके जो मूवमेंट्स थे उनको इग्नोर कर दिया जाता था, है ना। और लेकिन अब जो मीडिया के थ्रू इनको पहचान मिली, और जो इनका जो लिटरेचर था उसको वो भी काफी पॉपुलर हो गया, जिसमें कि ड्रामास थे, सॉन्ग्स थे और स्टोरीज थी इनकी लाइफ को लेकर, इनकी परेशानियों को लेकर, जो इन्होंने सफर किया उसको लेकर जो इनका लिटरेचर था वो काफी फेमस होने लगा। This led to the change in the mindset of people and emphasized the fighting for self-dignity by Dalits and to bring about change in all aspects of life. Reservation are a result of Dalits in movement.
इससे क्या हुआ, इनके साहित्य को पढ़कर या फिर इनकी जो इन्होंने मूवमेंट्स किए उनको देखकर लोगों के जो माइंड सेट है, इनकी परेशानियों को देखकर, इनकी परेशानियों को सुनकर जो लोगों के माइंड सेट है, जो कि ये बहुत सारे से झेलते हुए आ रहे थे, लोगों के दिमाग चेंज होने शुरू, लोगों के माइंड सेट चेंज होने लगे, है ना। और क्या हुआ, इससे उनको फायदा हुआ, इनकी लाइफ में चेंज आया। कैसे चेंज आया, रिजर्वेशन के लिए सरकार ने इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। इससे दलित मूवमेंट हम कह सकते हैं कि इस दलित मूवमेंट्स का ये फायदा हुआ कि उनको क्या मिला, रिजर्वेशन की सुविधा प्राप्त की गई। उन्हें काफी चीजों में, एग्जाम्स के टाइम पे फॉर्म भरने में या फिर किसी भी जॉब को लेकर उनको काफी सारा रिजर्वेशन मिलता है, ये क्योंकि ये सभी एस्पेक्ट से पिछड़े हुए थे उस टाइम पे, है ना। रिजर्वेशन की सुविधा सरकार द्वारा इनको दी गई। So students, revise this chapter. If you have any query, any doubt, you can ask me on WhatsApp group or you can call me, okay? And it is your homework to read box number 8.5 on page number 147 in your NCERT book and box number 8.7 page number 149, okay? And from Monday we start our PT2 syllabus, okay? Jai Hind, bye bye, take care.